So now let's come to the international relation part, and the topic is India, Israel, UAE and USA, मतलब I2 U2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी आपने मेंस देखा होगा, मेंस का पेपर, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आया है I2 U2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट रिमेंबर व्हाट आई विल टेल यू एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स कम टू द टॉपिक वाई इट इज़ इन न्यूज़. तो फर्स्ट लीडर समिट हुई है अभी I2 U2. I2 U2 का मतलब आप अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी तो आपको पता होना चाहिए इंडिया, इजराइल एंड UAE एंड USA. ठीक है, तो ये 4 नेशंस का जो है समिट है I2 U2. अभी वर्चुअली हेल्ड हुआ है. की हाइलाइट्स क्या है समिट्स के? तो फूड सिक्योरिटी पे उन्होंने बात की है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बात की है, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, उसके लिए बात की है. तो फूड सिक्योरिटी पे अगर बात करें तो USA ने बोला है कि हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स में. एक इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स डेवलप करेंगे अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हम $2 बिलियन जो है देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जो कि क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जो है हम उसको डिप्लॉय करेंगे, हम उसको भेजेंगे कि हमारी जो फूड वेस्टेज है उसको रिड्यूस कर पाए और फ्रेश वाटर जो है उसको कंजर्व कर पाए. तो फूड सिक्योरिटी पे UAE ने बोला है $2 बिलियन देंगे वो. दूसरा चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी की. अगर बात करें तो उन्होंने हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट करने की, गुजरात में इस्टेब्लिश करने की बात की है, जहाँ पे 300 मेगावाट जो है विंड और सोलर कैपेसिटी से वो मिलके बनेगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया का गोल को अचीव करने में, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है बाई 2030 तक हमको 500 गीगावाट तक अचीव करनी है. उसको अचीव करने में हमको हेल्प करेगा. तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है कि इस्टेब्लिश करना है हमको हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क. कहाँ प्रोजेक्ट, कहाँ पे? गुजरात में. ठीक है. फिर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन की अगर बात करें तो लीडर ने वेलकम किया है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है USA, UAE और इजराइल को ज्वाइन करने का इन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज. तो इसमें जो है इंडिया को इनवाइट, मतलब इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है उसके लिए इन तीनों नेशन ने इन ज्वाइन करने के लिए वेलकम किया है इंडिया का. इसका एम यही है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है हेल्प करना है कि वो अपना टारगेट जो है पेरिस एग्रीमेंट का उसको अचीव कर पाए. और क्या है पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट? कि लिमिट करना है हमको ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो इसको जो है हमको अचीव करने की बात की है. तो की हाईलाइट समिट्स के ये हैं. अब व्हाट इज I2 U2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो I2 U2 क्या है? फर्स्ट पहली बार कब मेंशन किया था? अक्टूबर 2021 में मेंशन किया था. और ये अब्राहम अकॉर्ड आपने पढ़ा होगा इजराइल और UAE के बीच में, मैंने PT 365 में पढ़ाया है, सो आई विल नॉट रिपीट इट हेयर. तो I2 U2 जो है वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद आया. अब्राहम अकॉर्ड जो है इजराइल और UAE के बीच में था. जो I2 U2 है किस इश्यूज से डील करेगा? जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है. मैरीटाइम मतलब हमारा जो ओशंस की सिक्योरिटी है. जैसे कि आप देख रहे हैं चाइना जो है बहुत ज़्यादा इंडियन ओशन पे टारगेट कर रहा है, हर ओशंस पे. तो चाइना को काउंटर करना, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ट्रांसपोर्ट जो है वो इन रीजन तक पहुँचाना जहाँ पर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं. तो इट इज़ द एम ऑफ I2 U2. ये इस्टेब्लिश हुआ है एज एन इंटरनेशनल फोरम जो कि कॉमन इशूज़ डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो इजराइल, इंडिया, USA और UAE का कॉमन इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों को देखेंगे. इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में. तो ये जो चीज़ें हैं वो करेंगे. अब I2 U2 को वेस्ट एशियन क्वाड भी रेफर किया गया है. तो याद रखिएगा वेस्ट एशियन क्वाड किसको बोलते हैं? I2 U2 को बोलते हैं. और I2 U2 में कोई मिलिट्री एंगल नहीं है. याद रखिएगा कहीं पर मिलिट्री सपोर्ट की बात नहीं की है. इट जनरली फोकसेस ऑन द इकोनॉमी. ओके, तो ये ऑब्वियसली मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पर वहाँ पे मिलिट्री की बात नहीं कही है. ये इकोनॉमी पे फोकस करेंगे. अब मैरीटाइम सिक्योरिटी में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमारी मैरीटाइम हमको या पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमको ओशंस के नीचे भी मिलते हैं. तो उन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे. तो इट्स फोकसेस ऑन इकोनॉमी. यहाँ पे कोई मिलिट्री एंगल की बात नहीं की गई है. तो लैक्स मिलिट्री एंगल. अब ये आइडेंटिफाई किया है कि 6 एरियाज़ हैं जहाँ पे हमको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है. पहला है वाटर, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है ट्रांसपोर्ट, चौथा है स्पेस और पांचवा है हेल्थ और 6th है फूड सिक्योरिटी. और ये प्राइवेट सेक्टर जो कैपिटल है उसको भी मोबिलाइज करेंगे, एक्सपर्टीज लाएंगे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्नाइज हो सके, हम लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज पे चले. मतलब हमारा जो इंडस्ट्रीज़ है वो कार्बन जो ज़्यादा एमिट करता है उनका उस बेसिस पे ना चले, कम बेसिस पे चले. पब्लिक हेल्थ को हमको बढ़ाना है और क्रिटिकल जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उनको बढ़ाना है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गए, तो उनको हमको बढ़ाना है। तो दिस इज I2U2। लेट्स कम टू व्हाट इज I2U2, रिवाइज इट। I2U2 इज अ इंटरनेशनल फोरम जो 4 नेशन से मिलकर बना है, इंडिया, इजराइल एंड UAE एंड USA। इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोलते हैं। इट जनरली लैक्स मिलिट्री एंगल बट इट मोर फोकसेस ऑन इकोनॉमी। इस 6 एरियाज है जहाँ पे वो कॉपरेट कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर। ओके, सो दिस इज I2U2। और I2U2 कब आया? अब्राहम अकॉर्ड के बाद आया। अब्राहम अकॉर्ड किसके किसके बीच में? इजराइल और UAE के बीच में है। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? एक पीस एग्रीमेंट है इजराइल और बहुत सारी अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में। तो आपको पता होगा इजराइल जो है हमारा इज़राइल कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारे अरब नेशन है, जैसे इजिप्ट हो गया हमारा, ठीक है, पैलेस्टीन हो गया, तो ये सारे अरब नेशन है, UAE वगैरह। तो ये जो है अब्राहम अकॉर्ड, ये पीस एग्रीमेंट है बिटवीन इजराइल एंड बहुत सारे अरब कंट्रीज़। UAE जो है उन अरब कंट्रीज़ में से फर्स्ट कंट्रीज़ है जिसके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है। इन 2020 ये पहली बार USA लेकर आया था बिटवीन UAE, बहरीन और इजराइल। बट अभी जो है UAE और इजराइल जो है इसके साथ है। नेम अब्राहम क्यों दिया गया है? क्योंकि अब्राहम रिफर्स टू ग्रेट फादर ऑफ द फेथ ऑफ द 3 अब्राहमिक रीजन, जुडिशियम, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो याद रखिएगा कि अब्राहम इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि 3 अब्राहम रिलीजन से मिलकर बना है, उनका फेथ होता है जुडिशियम, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। इसका सिंबॉलिक टाइटल क्या करेगा? यूनिटी जो है हमारे जो जूइश नेशन है, आपको पता होगा इजराइल जो है जूइश नेशन है जो बाहर से लाके शिफ्ट किया गया क्योंकि उनको लगा था कि हमारा जो भगवान है वो यहीं रहते हैं। तो जो मतलब इजराइल, पैलेस्टीन जो अरब कंट्रीज हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा लफड़ा चलता था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता था। इसलिए यूनिटी प्रमोट करने के लिए ये जो है अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया अब्राहम और जूश पीपल के बीच बाय शेयर्ड पैट्रियार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड समझ में आ गया, I2U2 समझ में आ गया। अब नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, जस्ट थिंक अबाउट इट। सिग्निफिकेंस आपको खुद सोचना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली ये किस पे फोकस कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट था मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, हमने बताया। तो हमारी इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन जो है वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ का उतना ज़्यादा वो नहीं है एक्सेप्ट USA एंड अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं ग्रेटर कोऑपरेशन बढ़ाएगा वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, जो कि इंडिया, स्वेज कनाल और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन आपको पता होगा कौन सा वाला है, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हमारा ग्रेटर इंगेजमेंट बनाएगा वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, जो कि हमारा इंडिया, साउथ अफ्रीका, स्विस कैनाल के बीच में लाई करता है। एटलीस्ट अगर बात करें तो 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है स्विस कैनाल से पास होता है, जो कि इंडियन ओशन को लिंक करता है और मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से लिंक करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना है। तो हमारा जो ट्रेड का इंगेजमेंट है, ट्रेड जो हमारा वहाँ से पास होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो है स्विस कैनाल से पास होता है, उन सब चीज़ों को लिंक अप करेगा। ओके, समझ में आ गया इंडियन ओशन। दूसरी चीज़, हम ऑब्वियसली क्योंकि इजराइल, UAE वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो हम इजराइल USA और UAE वेस्ट एशियन कंट्री से, तो ऑब्वियसली हमको मार्केट का एक्सेस मिलेगा। ये कहीं ना कहीं हमारा बायलेटरल ट्रेड बढ़ाएगा, ठीक है। हम वेस्ट एशिया में जो मार्केट है उन पे हमको एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि हम जो है वहाँ पे जा पाए, और सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएशन भी होगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? इंडियन ओशियन में कैसे? मैरीटाइम सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है। एक्सेस टू मार्केट मतलब कैसे? क्योंकि हमको वेस्ट एशियन कंट्रीज में हमको एक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज, टाइज टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज। ऑब्वियसली UAE एंड इजराइल आर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का जो रिलेशन है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ डिपेंड करेगा, जो कि इंडिया के एनर्जी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हमको हेल्प करेंगे। बिकॉज क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया को ऑयल वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे। अब स्ट्रेंथन ग्लोबल पोजीशन, ऑब्वियसली आफ्टर द क्वाड इंडिया का इंक्लूजन अगर I2U2 में होगा तो ग्लोबल पोजीशन इंडिया का बढ़ेगा, और ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंडिया को मेजर पावर के साथ अलाइन करने में हेल्प करेंगी, जैसे कि रशिया, यूरोप, चाइना, मतलब मेजर पावर के साथ जो भी हैं उनके जो भी स्ट्रेटेजिकली कंसर्न है चाइना से रिलेटेड, उनको उसमें जो है इंडिया को हेल्प करेगा कि इंडिया जो है काउंटर कर पाए। अब सिक्योरिटी हमने बता दिया, इट वुड कहीं ना कहीं थ्रेट्स जो है उनको मिनिमाइज करेगा, लाइक मैरीटाइम पायरेसी, इलीगल स्मगलिंग जो हो रही है ड्रग और वेपन्स की, उन सब चीज़ों को, सिक्योरिटी को जो है इन सब चीज़ों को, थ्रेट्स को मिनिमाइज करेंगे। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस? इंडियन ओशियन। दूसरा सिग्निफिकेंस इज व्हाट? एक्सेस टू मार्केट। तीसरा सिग्निफिकेंस इज व्हाट? सिक्योरिटी। फोर्थ सिग्निफिकेंस इज स्ट्रेंथन ग्लोबल पोजीशन एंड टाइज टू मिडिल ईस्ट। तो दीज आर द 5 सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2 फॉर इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट बिकॉज वेरी इजी। व्हेन यू लाइक जब भी
भी आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, ठीक है, राइट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज। अब इश्यूज भी हैं। सबसे पहली चीज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है इनके क्लियर नहीं है। अब इन्होंने तो बता दिया कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बट स्ट्रेटेजिक गोल किस इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पे कितना करेंगे, वो जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है I2U2 बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से I2U2 के स्ट्रेटेजिक गोल्स क्लियर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ एसिमेट्री अमंग मेंबर्स, द मेंबर नेशंस जो है एसिमेट्री पावर है। एज USA एंड इजराइल आर मिलिट्री स्ट्रॉन्गर है, मिलिट्री मतलब मिलिट्री पावर्स है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड UAE। इंडिया और UAE के पास इतना मिलिट्री नहीं है जितना USA और इसराइल के पास है। कॉपरेशन की बात करें तो कंट्रीज जो है I2U2 ग्रुप में वो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे है कि कैसे वो चाइना से डील करेंगी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है वो रशिया के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो चाइना को कैसे वो डील करेंगी, तो वो भी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा वो है। जैसे कि इंडिया ने वोट करने से मना कर दिया था रशिया यूक्रेन वॉर में। फिर सिक्योरिटी की बात करें तो I2U2 कहीं ना कहीं चैलेंज फेस पोज करेगा इंडिया को, क्योंकि US स्पॉन्सर्ड बैक्ड इजराइल अरब सिक्योरिटी डील जो है इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं हमारे कॉम्प्लिकेट करेंगे। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारे वेस्ट एशिया में, आपको पता है इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेशंस को भी हेल्प में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो दीज आर द इशूज एसोसिएटेड विद I2U2। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो पहली चीज़ बायलैटरल कंसर्न्स हमको पहले एड्रेस करना है, ठीक है। कॉपरेशन जो है 4 कंट्रीज़ में अगर ज़रूरी है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी वेस्ट एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन सब चीज़ों को, उन सब डिफ़िकल्टीज़ को हमको कम करना है। तो पहले डिप्लोमेटिकली बायलैटरली आपको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, उसके बाद जो है अदर कंट्रीज़ जो है कॉपरेट कर पाएंगी। कॉपरेशन की अगर बात करें तो I2U2 कैन एक्सपेंड बाई एडवांसिंग कॉपरेशन इन न्यू एरियाज इन द फ्यूचर बाय परस्यूइंग कॉपरेशन, ठीक है। तो कॉपरेशन परस्यू करके डेवलपमेंट की बात करें तो कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में लगाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए लगाना चाहिए, पब्लिक हेल्थ जो भी हमारे वेस्ट एशिया में नहीं है ज़्यादातर उसके लिए। फिर मेंटेनिंग पीस, I2U2 का एम सबसे पहला यही होना चाहिए कि हमको पीस को मेंटेन करना है, एड्रेस करना है एनर्जी के कंसर्न्स रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स जो वेस्ट एशिया में ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करना है। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड, ओके। सो I2U2 वे फॉरवर्ड एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द रिलेटेड न्यूज़। तो अभी इंडिया UAE फ्रांस ने एक माइडन ट्राइलेटरल मीटिंग जो है होल्ड की है। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो पोटेंशियल कॉपरेशन है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडिया और पैसिफिक रीजन में, उसको बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है, इंक्लूडिंग मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ब्लू इकोनॉमी, रीजनल कनेक्टिविटी, इन सबको बढ़ाना है। इंडिया UAE फ्रांस ट्राइलेटरल और उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारा कॉपरेशन बूस्ट करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। दूसरी चीज़ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसको एडवांस करेंगे वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन सी में, कि एनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। तो इसके अंदर UAE और इंडिया ने, दोनों कंट्रीज़ ने कोऑपरेट किया है कि वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन को जो है मतलब बोथ कंट्रीज कोऑपरेट ऑन वेस्टर्न इंडियन रीजन, वाइल फ्रांस जो है वो रेसिडेंट पावर है इस रीजन की, ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ 2 ओवरसीज डिपार्टमेंट मायोटे एंड रीयूनियन जो हमारे आइलैंड्स हैं उनमें, ठीक है। ये क्रिटिकल है इंडिया के ग्लोबल फुटप्रिंट के लिए एज वेल एज इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लुक वेस्ट पॉलिसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सागर जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुवर्ड शेयर गोल, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अदर इनिशिएटिव अगर बात करें इंडो पैसिफिक में तो ब्रिक्स है, क्वाड है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस है। तो दीज आर द सम अदर इनिशिएटिव्स जो इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो these are the this is the related news. Now let's come to CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है ये बहुत सालों से चल रहा है, तो यू मस्ट नो अबाउट इट। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि चाइना और पाकिस्तान ने अभी डिसाइड किया है कि वो थर्ड कंट्री को अब इनवाइट करेंगे CPEC प्रोजेक्ट में। एंड उन्होंने ये भी प्लान किया है कि CPEC जो है CPEC प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सपेंड करेंगे अफगानिस्तान तक, ठीक है, अफगानिस्तान को तक, ठीक है। तो CPEC क्या है, CPEC अभी ये न्यूज़ में इसलिए है। अब CPEC प्रोजेक्ट क्या है? CPEC प्रोजेक्ट वो है कि 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमको डेवलप करना है, जो कि पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट जो कि बलोचिस्तान में है और चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिंगजियांग रीजन को जोड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ द CPEC, देख सकते हैं आप, ये है चाइना का ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट। इसको जो है ये किससे जोड़ेगा? जो हमारा चाइना का रीजन है, जिंगजियांग प्रोविंस है जो कि कशगर, उन दोनों को जोड़ेगा,
ठीक है। तो इसलिए जो है ये 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ओके, अब सीपेक जो है ये इंडिया चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। अब बीआरआई जो 2013 में लॉन्च हुआ था, जिसका एम था कि साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप सबको हमको सी रूट से जोड़ना है, नेट लैंड और सी रूट से जोड़ना है। ओके, अब सीपेक जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका तक जा सके फ्रॉम गोदावरी पोर्ट, और इनेबल करेगा चाइना को कि इंडियन ओशन को एक्सेस कर सके, और इन रिटर्न चाइना जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। अब इंडिया जो है रेपिटेडली इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है सीपेक के लिए। अब इंडिया के ऑब्जेक्शन क्यों है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है? तो पहला चीज़ है ये इंडिया की सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि सीपेक जो है वो चाइना का प्रोजेक्ट है और वो हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन जो पीओके वाला रीजन है वहाँ से पास हो रहा है, और वो जैसे कि वो पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो उसका है, बट इंडिया जो है बोलता है कि वो हमारा रीजन है, तो वो जो है उससे पास हो रहा है। तो इंडिया की कहीं ना कहीं इंटरनल सोवेरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो वायलेट हो रही है। दूसरी चीज़ है परसेप्शन रिगार्डिंग चाइनाज मोटिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिकली एनसर्कलिंग इंडिया। तो एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि सीपेक जो है वो कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बायलैटरल मिलिट्री अलायंस है अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में बायलैटरल मिलिट्री अलायंस है कि इंडिया को जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया को पसंद नहीं करता, और चाइना को जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट जो है ये बायलैटरल मिलिट्री अलायंस जो है लॉन्च कर रहे हैं। अब एप्रीहेंशन अबाउट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी। तो अप्रीहेंशन ये भी है कि इनएबिलिटी है कि वो लोन पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल अफेयर्स को बढ़ा देंगे। जैसे कि श्रीलंकन क्राइसिस हुआ, हमारे श्रीलंका जो है लोन नहीं पे कर पाए चाइना को, तो उसके कारण जो है चाइना ने बहुत सारी चीज़ें की, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पॉसिबल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन की बात करें, दैट पार्ट ऑफ रोड बिल्ट विद इन द प्रोजेक्ट कैन पोटेंशियली एक्ट एज अ ट्रांसिट पॉइंट ऑफ इस्लामिक इंसर्जेंट सच एज ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। ओके, तो ये भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। तो दीज आर द इंडियाज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सीपेक। ओके, अब इंडिया का ओवरऑल अप्रोच क्या है चाइना के बीआरआई के लिए? तो एक्टिव कोऑपरेशन विथ इट्स अदर इंटरनेशनल पार्टनर्स टू रीप द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी, और येट आपको स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस जो है मेंटेन करना है चाइना के साथ। फिर काउंटरिंग चाइनाज मिलिट्री राइस, कैसे इंडिया जो है क्वाड को स्ट्रेंथन करना है, I2 U2 को स्ट्रेंथन कर रहा है। रीजनल एंड सब रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो BBIN लॉन्च किया है इंडिया ने, ठीक है, जिसके कारण वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं, सागन इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट मौसम, ये कहीं ना कहीं बीआरआई को हमारे काउंटर कर रहे हैं। अब वाई इंडियाज स्टैंड ऑन बीआरआई प्रोजेक्ट मैटर्स टू चाइना, क्या इंडिया का स्टैंड जो है बीआरआई प्रोजेक्ट में क्यों मैटर करता है चाइना को? इंडिया जो है इमीडिएट नेबर है बहुत सारे कंट्रीज़ का एंड इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन का, जहाँ पे चाइना जो है अपना चीज़ें बढ़ाना चाहता है। स्ट्रेंथनिंग बीआरआई लेजिटिमेसी डिस्पाइट बीइंग यूनिलेटरली प्रपोज, बीआरआई जो है वो बायलेटरी और मल्टीलेटरी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को इफेक्ट करेगा। इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ बीआरआई इस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, तो 5 प्रायोरिटी एरियाज है बीआरआई के, नेमली पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेटिंग कनेक्टिविटी, अनइम्टेंटेड ट्रेड, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, पीपल टू पीपल बॉन्ड्स। वो बेटर तभी अचीव कर पाएंगे एट वेरियस लेवल्स विद इंडियाज कॉपरेशन, जब तक इंडिया का कॉपरेशन नहीं होगा तब तक नहीं अचीव कर पाएंगे। ग्लोबल पीस, इंडिया जो का इंगेजमेंट जो है ग्लोबल पीस में बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसलिए चाइना को मैटर करता है। और इंडिया मार्केट जो है आर फर्टाइल ग्राउंड फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत चीप प्रोडक्ट आते हैं तो हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो इंडिया जो है बहुत अच्छा मार्केट है चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसलिए चाइना को मैटर करता है इंडिया का स्टैंड ऑन बीआरआई। ओके, सो दिस इज द सीपेक। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो फर्म बिलीव करती है कि कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो है वो यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड होने चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है यूनिवर्सली रिकग्नाइज करने चाहिए, और वो बेस्ड होना चाहिए कुछ प्रिंसिपल्स पे, जैसे कि ओपननेस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो इन सब पे बेस्ड होना चाहिए, बट with that it respects sovereignty, equality and territorial integrity of other countries also. Okay, so this is the conclusion. Now let's come to news in short. तो फॉर्मर जापान प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो है असैसिनेट हुए हैं, उनको अभी मर्डर हुआ है, उनको शूट कर दिया है, किसी मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे उनको शूट कर दिया है। तो शिंजो अबे जो हैं वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पीएम थे, और जो जिनको पुश किया गया था फॉर मोर असर्टिव पॉलिसीज। इंडिया ने फाइंड अ स्पेशल मेंशन इन हिज बुक
सुखी कुनी ई, दिस इज़ अ टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इस पे बेस्ड है। अब मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे, तो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो उन्होंने एबेनॉमिक्स जो है एक टर्म जो है ऑल्सो नोन एज एबेनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को उन्होंने बोला था एबेनॉमिक्स, और ये 2013 में स्टार्ट हुआ था टू ओवरकम द ओवर 2 डेकेड्स ऑफ डिफ्लेशन, जो डिफ्लेशन था उसको कम करने के लिए। वो क्या था, डिफ्लेशन का क्या होता है, इन्फ्लेशन का उल्टा, थ्रू मॉनेटरी एजिंग, फिजिकल स्टिमुलस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। फिर फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी जो है इंडियन ओशन रीजन में लेकर आए थे ये। फिर 2007 में इन्होंने क्वाड को ज्वाइन किया था, आइडिया ऑफ क्वाड भी यही लेकर आए थे। डिफेंस में बात करें तो उन्होंने री इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ जापानीज ट्रूप टू फाइट अब्रॉड, ऑन वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने फाइट करने के लिए जापानीज ट्रूप भिजवाए थे, ठीक है। फिर सोशल में बात करें तो वोमेनॉमिक्स जो है विच पुश्ड कंपनीज टू इंक्रीज द हायरिंग ऑफ विमेन को बढ़ाने के लिए वो किया था, तो ये भी इनका कंट्रीब्यूशन था। अब इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया और जापान के रिलेशनशिप में क्या था, पहला था स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच में। फिर जापान जो है वो 10th बना इंडिया के FDI का, जिन्होंने मेजर सपोर्ट किया था हमारे उस मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में। उन्होंने इंडिया की एंट्री 4 इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में सपोर्ट किया था, NSG, MTCR, AG एंड वासेनार अरेंजमेंट। इनमें जो है जापान ने बोला था कि इंडिया को पार्ट लेना चाहिए। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड भी 2021 में इनको दिया है। ओके, अब आते हैं 1 कंट्री 2 सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ा दिया है PT 365 में, बट लेट्स कम टू दिस यार। इन चाइना हांगकांग पे बेस्ड है, तो चाइना ने अभी 25th एनिवर्सरी हांगकांग के रिटर्न की मनाई है, एम्फोसाइज बेजिंग कंट्रोल ओवर हांगकांग अंडर 1 कंट्री 2 रिजीम सिस्टम, 2 सिस्टम, ठीक है। बैकग्राउंड जो है ये ओरिजिनली प्रपोज किया गया था कि चाइना और ताइवान को हमको यूनिफाई करना है, बट ताइवान ने रिजेक्ट कर दिया था इस सिस्टम को। आइडिया फिर से आया जब चाइना ने फिर स्टार्ट किया बातें विथ ब्रिटेन एंड पोर्टुगल, जो उस टाइम पे हांगकांग और मकाऊ को गवर्न करने थे एज देयर कॉलोनीज। अब 1 कंट्री 2 सिस्टम की बात करें तो अंडर दिस चाइना ने प्रपोज किया था कि हांगकांग और मकाऊ जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पे रन करते हैं फ्रॉम दैट ऑफ, मतलब मेनलैंड जो चाइना है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो है मेनलैंड चाइना का वो डिफरेंट है हांगकांग और मकाऊ से, वाइल वो दोनों पार्ट फिर भी चाइना के ही थे। बोथ रीजन्स जो है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन थे हमारे चाइना के, जिनका खुद का करेंसी था, इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम था। और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो दोनों कौन डिसाइड करता था, चाइना डिसाइड करते थे। ऑल्सो हांगकांग को फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड स्पीच भी प्रोवाइड की गई थी, जो कि चाइना के खुद के पीपल्स को मेनलैंड में नहीं दी गई थी। दीज फ्रीडम जो है ये दीज फ्रीडम प्रोटेक्टेड बाय द बेसिक लॉ से प्रोटेक्ट किया गया था। अब बेसिक लॉ जो है वो 50 साल के लिए वैलिड था, टिल 2047 के लिए वैलिड है फॉर हांगकांग एंड 2049 के लिए मकाऊ के लिए, ठीक है। मकाऊ के लिए कब तक, 2049 तक, बट इट इज़ अनक्लियर कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस टर्म, की मतलब 2049 के बाद क्या होगा और 2047 के बाद क्या होगा, तो ये सब जो है अनक्लियर है। अब हांगकांग एंड मकाऊ की बात करें तो ब्रिटिश जो है उन्होंने हांगकांग पे कंट्रोल किया था 1842 में, आफ्टर फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था तब। 1898 में ब्रिटेन और चाइना जो है उन्होंने कन्वेंशन साइन किया, जहाँ पे ब्रिटिश को अलाउ किया गया कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इन आइलैंड पे सराउंडिंग हांगकांग के जो सराउंडिंग आइलैंड है उन पे कंट्रोल कर सकते हैं ऑन लीज ऑफ फॉर 99 ईयर्स, ठीक है। फिर मकाऊ जो है ऑन द अदर साइड अगर बात करें तो पोर्टुगीज रूल करता था 1557 से। 1980s में चाइना ने फिर से बातें शुरू की ब्रिटेन और पोर्टुगल के साथ कि इन दोनों कंट्रीज़ को आप हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए। हांगकांग जो है चाइना को रिटर्न किया गया 1997 में, और मकाऊ की सोवेरेनिटी जो है ट्रांसफ़र की गई 1999 में। तो ये हो गया, ब्रिटिश और पोर्टुगल जो है हांगकांग और मकाऊ को पहले कंट्रोल करते थे, फिर चाइना को उन्होंने ट्रांसफ़र किया। ओके, अब आते हैं, अब क्वेश्चन अगर आता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो मकाऊ, हांगकांग, चाइना से रिलेटेड है। अब रशिया यूक्रेन डील टू रिज्यूम ग्रेन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो रशिया, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो रिसेंटली रशिया यूक्रेन जो है एग्री किए कि वो ग्रेन एक्सपोर्ट्स जो है उसको रिज्यूम करेंगे। अभी क्या था, लड़ाई के कारण बंद हो गया था एक्सपोर्ट्स, तो ग्रेन एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करेंगे फ्रॉम ब्लैक सी पोर्ट, मतलब ओडेसा, चर्नमोर्स्क एंड यूजिनी, एज अ पार्ट ऑफ डील नेगोशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन एंड तुर्की, ठीक है, टर्की। तो न्यू नेम जो है टर्की का क्या हो गया, तुर्की। याद रखिएगा, तुर्की। अभी किस कंट्री का नेम चेंज हुआ है, तुर्की, टर्की का। तो डील जो है वो मेक्स प्रोविजन फॉर सेफ
पैसेज ऑफ शिप्स, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली फूड इनसिक्योरिटी जो बढ़ रही थी उसको कम करेंगे, और रशिया का एक्सपोर्ट जो है फर्टिलाइजर का उसको एज करवाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है रशिया यूक्रेन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, बोथ कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं क्वार्टर, जो वर्ल्ड का वीट सप्लायर्स होता है उसका क्वार्टर वो करते हैं। यूक्रेन जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे कॉर्न का, और यूक्रेन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारे सनफ्लावर ऑयल का, तो इसलिए हमारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ें। अब ब्लैक सी, ये रहा ब्लैक सी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, ठीक है, बुल्गारिया एंड टर्की, दीज आर द कंट्रीज जो रशिया को सराउंड, ब्लैक सी को सराउंड करती है। अब सैंक्शन वेवर फॉर S-400 मिसाइल, तो S-400 मिसाइल हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, एयर डिफेंस मिसाइल है, ठीक है। यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अभी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पास किया है कि वो एग्जाम करेंगे कि इंडिया जो है S-400 मिसाइल जो है वो रशिया से ले सकता है। काटसा जो एक्ट है उसके अंदर जो है, काटसा एक्ट जो है यूएस का एक्ट है जिसके अंदर वो किसी कंट्रीज पे सैंक्शन लगाते हैं जो रशिया से डिफेंस डील करते हैं। ओके, तो काटसा के अंदर इंडिया को जो है अभी एग्जाम किया है फॉर परचेसिंग ऑफ S-400 मिसाइल फ्रॉम रशिया इन 2018 टू हेल्प डिटर एग्रेशन लाइक चाइना। अब यूएसए जो है इंडिया को एज अ इम्पोर्टेंट अलाई मानता है कि वो चाइना के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अब इफ सैंक्शन तो क्वाड कलेक्टिव ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट कुड बी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, अगर सैंक्शन लग जाता तो इंडिया जो है कहीं ना कहीं क्वाड पे ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। ओके, अब काटसा जो है ये लॉ है जो कि यूएस का लॉ है, 2017 में पास हुआ था, कि वो उन कंट्रीज़ को पनिश करेगा जो कि डीप इंगेजमेंट करेंगी रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ, और उनमें इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा। दिस एप्लीकेशन ऑफ काटसा जो है वो लिमिटेड S-400 मिसाइल तक लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स बाकी चीज़ों को भी अपने अंडर लाता है। अब यूएस जो है ऑलरेडी इम्पोज कर चुका था सैंक्शन टर्की पे अंडर काटसा फॉर परचेस ऑफ S-400 मिसाइल फ्रॉम रशिया, तो टर्की ने S-400 मिसाइल रशिया से परचेस किया था, पर जो है इन्होंने सैंक्शन इम्पोज किए थे अब S-400 मिसाइल, बट इंडिया पे नहीं किया बिकॉज इंडिया इज़ अ इम्पॉर्टेंट अलाई फॉर यूएसए। तो S-400 मिसाइल क्या है, एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करेगी सारे एरियल अटैक्स पे, ठीक है। ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, अगर वो पास हो रहे हैं तो वो जो है उनको इम्पैक्ट करेगी, तो उनको जो है कहीं ना कहीं अटैक करेगी। तो S-400 मिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम, तो इंडिया ने अभी अडॉप्ट किया है यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन पे बेस्ड है। ये पार्टनरशिप है हमारे 18 इकोनॉमिक्स के बीच में, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। उन्होंने 4 पॉइंट रोड मैप जो है लाए हैं फॉर बिल्डिंग कलेक्टिव लॉन्ग टर्म रिजाइलेंट सप्लाई चेन टू काउंटर, जो सप्लाई चेन से रिस्क हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए। ओके, स्टेटमेंट जो है ये रिकग्नाइज करेगा कि जो भी हमारे शॉक्स हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में ड्यू टू पैंडमिक, ड्यू टू वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करें, तो उनको हमको हेल्प करना है। अब इसमें जो है हम ग्लोबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पे। करंटली ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डोमिनेट कौन करता है, हमारा चाइना डोमिनेट करता है। अब मेजर्स इसका यही है कि हमको रिड्यूस करना है बहुत सारी जो हम डिपेंडेंस हैं चाइनाज प्रोडक्ट्स पे, उनको रिड्यूस करना है, ठीक है, बिकॉज ऑफ चाइनीज़ के असर्टिव पॉलिसी के कारण। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने जो है सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, जो मैं कि आपको प्रीटी 365 में पढ़ाया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, रिस्क रिडक्शन जो है, रिस्क रिडक्शन होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंट ऑपरेशन होगा, और प्रोडक्टिविटी जो है हमारी इंप्रूव होगी। ओके, तो दिस इज सप्लाई चेन। हाउ डज सप्लाई चेन रिजिलियंस वर्क, तो पहले प्लान क्रिएट करेंगे जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, फिर लेवरेज डेटा करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स को, और इम्प्लीमेंट करेंगे कैपेसिटी एंड इन्वेंट्री बफर्स। अब आते हैं एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव, जो तो जापान ने अभी प्लान किया है कि वो इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि वो जो है हमारी जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ ट्रांजिशन कर सके। इसका एम यही है कि सस्टेनेबल ग्रोथ और कार्बन न्यूट्रलिटी हमको अचीव करनी है एशिया रीजन में थ्रू एनर्जी ट्रांजिशन, और इसमें $10 बिलियन जो है फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट और लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है जापान का प्लान है, जो कि इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ international relation. I will start economy tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.